क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये तमाम सारी बातें जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं वो पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जानते हैं। जिन्होंने कभी कोई भूगोल नहीं पढ़ा है, मैं उनको बता देना चाहूँगा कि ये जो ब्रह्मांड और जो सृष्टि है ना, ये इतनी बड़ी है, जैसे विचारकों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि कल्पना बहुत बड़ी चीज़ है, यानी इमेजिनेशन से, कल्पना से बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती, यानी इंसान की सोच से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात ये जान लीजिए, ये यूनिवर्स जो आपका है, ब्रह्मांड जो आपका है, यह इतना बड़ा है कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी चीज़ें आप जानते हो उतने की ही कल्पना करोगे। जैसे अधिकतम सूरज की कल्पना करोगे, या 8 ग्रहों की कल्पना करोगे, या तारों की कल्पना करोगे, तारामंडल की परिकल्पना करोगे, और जो थोड़ा उससे भी आगे बढ़कर के बात करेगा तो आकाश गंगा की बात करोगे, और आकाश गंगाओं के समूह को यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड कहा जाता है। देखो, अभी हम लोग तो स्टार्ट करने चल रहे हैं, हम आपको डराएंगे नहीं इसको लेकर के, बड़ा ही सरल है, लेकिन इसको आप जान लीजिए कि है क्या, हमें पढ़ना कहाँ है और किस जगह की स्थिति में हम हैं। यूनिवर्स अपने आप में, ये ब्रह्मांड हमको दिखाई देता है, पृथ्वी उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, एक बहुत बड़ा छोटा हिस्सा। हम ये कह सकते हैं, इस बोर्ड पे आप एक छोटा सा पॉइंट कोई रख दीजिए ना, वो हमारा सौरमंडल होगा। और सौरमंडल भी तो मैंने शायद बहुत बड़ा बोल दिया, आपका हमारी आकाश गंगा होगी। अगर कोई छोटा सा बिंदु आप मान लीजिए, ये भी शायद बहुत बड़ा है, ये भी शायद बहुत बड़ा है। ये हमारे पूरे जो हमारा जो आकाश गंगा है, जिसे नाम आपने जाना है मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी जो हमारी आकाश गंगा है। और एक आकाश गंगा में, आप थोड़ा पहले में समझ लीजिए, एक आकाश गंगा में हजारों लाखों अरबों तारे होते हैं। जैसे सूरज एक तारा है ना, एक आकाश गंगा में खरबों तारे होते हैं, लगभग कई खरब तारे होते हैं एक आकाश गंगा। एक आकाश गंगा में कई खरब तारे होते हैं, खरबों तारे होते हैं, खरबों तारे होते हैं। इसमें ये आकाश गंगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम से दे रहा हूँ, टू द पॉइंट आएंगे, सारे तथ्य समझेंगे। पहले थोड़ा समझिएगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो, कैसे हमको उसको पढ़ना समझेंगे। तो खरबों तारे होते हैं एक ब्रह्मांड, एक आकाश गंगा में, समझ रहे हैं? ऐसे ही खरबों आकाश गंगाएं हैं एक ब्रह्मांड में, समझ रहे हैं? एक आकाश गंगा में खरबों तारे हैं, और खरबों तारों में से कई सारे खरबों तारों, उसी में से जैसे खरबों तारे हैं, इन खरब तारों में से सूरज भी एक मात्र एक छोटा सा तारा है। और इस सूरज के कारण से आप देखते हैं इसके 8 ग्रह वर्तमान समय में है, इसके 8 ग्रह हैं, यानी सूरज का एक परिवार है, उसके 8 ग्रह और उनके उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, तमाम सारी जो स्थितियाँ बनती हैं, ये एक तारे के परिवार के बारे में बात हो रही है, एक तारे के परिवार के बारे में। और एक आकाश गंगा में खरबों तारे हैं, और खरबों तारे जब हैं तो खरबों सौरमंडल होंगे। जैसे हमारा सौरमंडल है तो खरबों सौरमंडल हो सकते हैं, और हर तारे का सौरमंडल नहीं होता है, लेकिन खरबों तारे हैं तो अरबों सौरमंडल तो हो ही सकता है। एक आकाश गंगा में अरबों तारे हो सकते हैं जिनका सौरमंडल है। अभी हम वहां तक घूम नहीं पाए, हम पहुंच नहीं पाए, हम बस एक तारे के आसपास के तारों तक ही पहुंच पाए, समझ रहे हैं बात को? तो एक जैसे सूरज है और सूरज के तमाम सारे ग्रह उपग्रह और तमाम सारा, इस तरह से कहिए सौर परिवार इसका है, सौर परिवार है। पीछे से आगे बस सौर परिवार है, ठीक है? एक सौर परिवार जो है, इस सौर परिवार में आप जानते हैं सारे ग्रह हैं, तो ऐसे सैकड़ों सौर परिवार हैं एक तारे के, और एक आकाश गंगा में खरबों तारे हैं, ठीक है? दिवार समझ में आ रही है ना आपको? खरबों तारे हैं। और ऐसे ही जो आकाश गंगा है, ठीक है, ऐसी ही आकाश गंगा खरबों आकाश गंगाएं हैं। कितनी हैं? खरबों आकाश गंगा। तो अगर आप एक एक को भी देखेंगे कि सौरमंडल का विस्तार कितना है, जैसे सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है, आप देखेंगे
एक बात आपने सुनी होगी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष सुना है? ये क्या है दोस्तों? एक साल में प्रकाश जितनी दूरी का मात्रक। और प्रकाश वर्ष दूरी का जो मात्रक है, इसका क्या मतलब होगा, कोई बता पाएगा? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो एक प्रकाश वर्ष बन जाता है। अब आप समझ लीजिए कि पूरे यूनिवर्स को यानी ब्रह्मांड को सूर्य का प्रकाश अगर आप जाएंगे, मतलब सूर्य का प्रकाश एक छोर से यानी पूरे ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए हजारों वर्ष लगेंगे। क्या बताया मैंने कहा अगर हम प्रकाश की गति से चले, एक वर्ष में जितना दूर प्रकाश जाएगा हजारों वर्ष लग जाएंगे, 2000 वर्ष से भी ज्यादा का समय लगेगा। तथ्यात्मक चीजें बताएंगे। अरबों हजारों वर्ष लग जाएंगे सूर्य के प्रकाश को पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में, यानी कि हमारी कई हजार पुश्तें आएंगी, पैदा होंगी और दुनिया से चली जाएंगी, तब ये यूनिवर्स को आप शायद सूर्य के प्रकाश से सूर्य भगवान आप हो जाएंगे और उस पर सवारी कर लेंगे आप अपनी, और तब चलेंगे, तब जा कर के ये हमारे यूनिवर्स को आप घूम पाएंगे। यानी कि आपको देवता होना पड़ेगा, इंसान होकर के तो आप नहीं कर सकते, है ना? तो जैसे अभी कहो कि देवता होने बाद ग्रह पे पहुंच जाओगे, तो आप बंद किया नहीं पहुंच गए फट से। ऐसी कुछ इमेजिनेशन, यानी कि हमारा सौरमंडल ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और डे बाय डे ये इसका क्या हो रहा है, विस्तार ही होता जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे, महाविस्फोट सिद्धांत। अब इसमें भी बड़ा डिस्प्यूट है, बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत सारा मत देते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति को मतलब सौरमंडल की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के देते हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट सिद्धांत है। कहा जाता है कि पूरे जो तत्व हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के तत्व हैं, सब एक बिंदु पर केंद्रित हो रहे थे, और एक बिंदु पर केंद्रित होने पर क्या हो गया, उनका घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और घनत्व बढ़ने के कारण से विस्फोट एक्सप्लोज हुआ, और 1.43 सेकंड में ही जो इतना बड़ा यूनिवर्स है इसका निर्माण हो गया। कितने समय में? 1.43 सेकंड में ये पूरा यूनिवर्स जो दिख रहा है ना, मात्र लगभग 1.25 मिनट में, 1.25 सेकंड में पूरे यूनिवर्स का निर्माण हो गया। तो यूनिवर्स कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। इसके बारे में हम मतलब इसका एक अरबवां खरबवां हिस्सा भी हम नहीं अच्छे से जान पाए हैं, ये स्थिति है इसके बारे में। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान किसी चीज़ को लेके हार मान लेता है, इंसान इसी से शुरू करता है अपने सौरमंडल की जानकारी से। हम लोग भी शुरुआत करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा डायग्राम था कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और बहुत ब्रॉड है, और कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं। तो एक बात अब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे कि आकाशगंगाएँ क्या होती हैं, और आकाशगंगाओं में क्या क्या चीज़ें किस किस क्रम में आपको दिखेंगे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उनका पिंड और तमाम सारी चीज़ें, इसको देखेंगे आप, आकाशगंगा को समझेंगे, ठीक है, और ब्रह्मांड की बातें करेंगे। किससे हुआ? ये सब चीज़ें बाद में पढ़ के आप सब सारी चीज़ें जो पढ़ा रहे हो पढ़ो, ठीक है। जो चीज़ें तथ्यात्मक अब स्टार्ट होगी तो सारी चीज़ें तथ्यों के तरफ में आपको दिखा दिया, ठीक है। बाकी मैंने कहा आप सभी लोगों को फंडामेंटल चीज़ें आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। जो एक स्टैंडर्ड यूपीएससी का है, उस यूपीएससी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें रखी जाएंगी, तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी, मैंने पहले दिन बताया था। तो जो जरूरी चीज़ें हैं वो चीज़ उस पर हम लोग चर्चा करें, वरना इतने तथ्य है ना इसमें, अगर हम खगोल की पढ़ें तो कम से कम 6 मंथ लग जाएंगे हम लोगों को सिर्फ खगोल की ज्योग्राफी पढ़ने, और ढंग से अगर ज्योग्राफी अगर पढ़ी जाए तो 2 साल कम से कम ज्योग्राफी को अगर विधिवत पढ़ाया जाए तो डिटेल में सब कुछ समझते हुए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देखें तो लगभग लंबा समय लग जाएगा। लेकिन हम लोगों को करना क्या है कि कुछ चीज़ें हम खुद पढ़ के आएंगे आप सभी लोग, और कुछ हम लोग करेंगे सहयोग जितना है हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो देखिए लेक्चर था, इसके तथ्यों को आपको बहुत ज़्यादा मिलना नहीं है, ये तो आपके समझ के नाते की बात कही गई इस पर। अब ये डायग्राम बन गया है, अब सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह को थोड़ा समझ पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं खगोल की यानी कि एस्ट्रोलॉजी, हेडिंग करिए खगोल की यानी एस्ट्रोलॉजी।
एस्ट्रोनॉमी। इसमें एक सब हेडिंग कर लीजिए दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप। उत्पत्ति एवं स्वरूप। उत्पत्ति कैसे हुई, इसका स्वरूप क्या है, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। ब्रह्मांड को क्या कहा जाता है, यूनिवर्स कहा जाता है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति के संबंध में। नोट करिए, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का अंग है। सौरमंडल आकाश गंगा सौरमंडल आकाशगंगा मंदाकिनी, सौरमंडल आकाशगंगा मंदाकिनी की मध्यवर्ती घूर्णन भुजा का एक अंश है। सौरमंडल आकाशगंगा जिसका नाम है मंदाकिनी, मैंने कहा ये सौरमंडल है, ये हमारी आकाशगंगा है, इसका क्या नाम है, मंदाकिनी। और इसकी 3 भुजाएं हैं दोस्तों, ठीक है। 3 भुजाएं हैं। भुजाओं का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे भुजाओं का सेंस बनता है, ठीक है। भुजाओं में बनेंगे तो वो मध्यवर्ती भुजा का एक अंग बनेगा, भास बनेगा, यानी कि पूरा यूनिवर्स है, इसमें खरबों खरबों तारे ऐसे ऐसे मिलेंगे सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो रहा है, किसका अंग है, पूछता है ऐसा कि आकाशगंगा का कौन से भाग में है, तो मध्यवर्ती भाग में है या किस भाग में है। जैसे घूर्णन की 3 भुजाएं इसकी हैं, हमारा जो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, इसके घूर्णन की 3 भुजाएं हैं और मध्यवर्ती भुजा में हमारा सौरमंडल स्थित है, ठीक है। चलिए अभी के तथ्य मिलेंगे, पहले आपके पास जब तथ्य होंगे तब आप उसको समझेंगे और फिर डिस्कशन करना उचित रहेगा, ठीक है। सौरमंडल आकाशगंगा मंदाकिनी की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा का एक अंश है। यही एक क्वेश्चन आपका बन गया एग्जाम में। हमारी मंदाकिनी की 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। हमारी मंदाकिनी की 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। इन भुजाओं में असंख्य तारे, इन भुजाओं में असंख्य तारे एवं सौर परिवार हैं। असंख्य तारे एवं सौर परिवार हैं। मंदाकिनी सदृश कई आकाशगंगाएं, सदृश कई आकाशगंगाएं मिलकर, मंदाकिनी सदृश कई आकाशगंगाएं मिलकर एक आकाश गंगा पुंज का निर्माण करती हैं। क्या बताया मैंने, जो हमारी मंदाकिनी है इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में क्या है, हमारा सौरमंडल है और एक घूर्णनशील भुजा में असंख्य तारे हैं। समझ रहे हैं ना, असंख्य तारों की संख्या है एक एक घूर्णनशील भुजा में। और ऐसे ही ध्यान समझिएगा, ऐसे ही आकाश गंगाओं के हजारों लाखों आकाश गंगाओं के समूह को आकाश गंगा पुंज कहते हैं। समझ रहे हैं। और ऐसे संख्यों आकाश गंगा पुंज, जैसे तारे आप आसमान में देखते हैं ना,
एक तारे को आप इमेजिन कर लीजिए एक आकाशगंगा। सौरमंडल की मतलब आपका यूनिवर्स कितना बड़ा है, आप ऐसे समझिए एक तारा जो रात में आपको दिखाई देता है आकाश में, उसके जितनी ये संरचना बताई जा रही है ना, कई सारे आकाश गंगाएं मिलकर के, कई सारी आकाश गंगाएं मिलकर के आकाश गंगा पुंज बनाएगा। और एक आकाश गंगा में कई सारी उसकी घूर्णनशील भुजाएं होंगी, और कई घूर्णनशील भुजाओं में, यानी कि जैसे 3 घूर्णनशील भुजाएं हमारे आकाश गंगा में है और किसी आकाश गंगा में से कम या ज़्यादा हो सकती है, तो वो जो घूर्णनशील भुजाएं हैं उनमें असंख्य तारे हैं, और उन असंख्य तारों में कुछ तारों के अपने सौर परिवार। तो समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी हो रही है। और ये जितनी बात अभी बताई वो एकमात्र तारे के समान आप यूनिवर्स में समझ लीजिए, और फिर यहाँ से आप पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में विचरण करेंगे तो कितना तारे, कितना उसका यूनिवर्स होगा, तो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कल्पना से बहुत ऊंची चीज़ हमारे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें इनकी किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और क्या हमारे एग्जाम में पढ़ना हो इससे इम्पोर्टेंट है, वो विषय हमारा है। ये इसका एक स्टोरी था। चलिए असंख्य तारे एवं सौर परिवार हैं। मंदाकिनी सदृश कई आकाश गंगाएं मिल करके आकाश पुंज बनाती हैं या निर्माण करती हैं। आकाश गंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से, आकाश गंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। अर्थात सूक्ष्म अणुओं से लेकर सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर या सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक मुख्यतः 4 सिद्धांत हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध विषयक मुख्यतः 4 सिद्धांत हैं। जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित महाविस्फोट सिद्धांत है। प्रचलित एवं मान्य, ऐसे कर लीजिए, प्रचलित एवं सर्वमान्य महाविस्फोट सिद्धांत है, यानी बिग बैंग थ्योरी है। अब देखिए जो थ्योरीज हैं, नंबर 1 है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इसके आगे ही लिख लीजिए, इसके प्रतिपादक एबे जॉर्ज लेंथेयर, ऐसा मिलेगा आपको, लेमेंथेयर, ठीक है, लेमेंथेयर ऐसे भी हो सकता है। लेमेंथेयर नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, बस जॉर्ज लेंथेयर है, आधा नो प्लेयर ऐसे भी हो सकता है। जॉर्ज लेंथेयर ऐसे सब आपको मिलेंगे। तो जॉर्ज लेंथेयर है। दूसरा सिद्धांत है जॉर्ज लेंथेयर, लिख लीजिए, स्फीति सिद्धांत। कोई बोलेगा नहीं, सुन पाओ नहीं सुन पाओ, ठीक, कोई रिपीट नहीं करेगा क्लास में,
नहीं आता वीडियो जाकर देखिएगा। स्फीति सिद्धांत, इसके प्रतिपादक जो हैं एलन गुथ। स्फीति सिद्धांत एलन गुथ महोदय ने दिया है। तीसरा है सतत सृष्टि सिद्धांत। सतत सृष्टि सिद्धांत, इसको दिया है थॉमस गोल्ड, हरमन बाडी। थॉमस गोल्ड, वांडी या वाडी ऐसे बोलेगा, हरमन बांडी। चौथा है बच्चों दोलन सिद्धांत। एलन संडेजा। ये 4 सिद्धांत हैं दोस्तों जो प्रचलन में हैं और सबसे ज्यादा बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, ओके। आइए आगे चलते हैं, बिग बैंग सिद्धांत की डिटेल कर लेते हैं। फटाफट स्टार्ट करिए। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कहीं मिल जाएगा तो आप सोचिएगा यही बात है। लेफ्ट एयर की बात एक ही है, सभी एक ही है। ठीक है, ये नाम अलग अलग लोगों ने कहीं थोड़ा सा किताबों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिक्र कर दिया है। लेफ्ट एयर ज़्यादा फेमस है, ये हर किताब में लगभग मिल जाएंगे आपको अच्छी किताबों में। इस सिद्धांत का प्रतिपादक जॉर्ज लेफ्टियर ने 1894-96 में किया। 94-96 में किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की, यानी सिद्धांत दिया गया था 1894-96 में, और उसकी इस बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत की जो व्याख्या की वो रॉबर्ट वेगनर महोदय ने कब की? 1967-68 में की। 67, ठीक है, ठीक। वैज्ञानिक प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा इसके विकास को निम्नलिखित प्रकार से विवेचन किया जा सकता है।
अब क्या था, कैसे हुआ, इसके बारे में आप देखिए। पैराग्राफ चेंज करके डैश करके लिखिए, वह अवस्था जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड, वह अवस्था जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर, एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 15 अरब वर्ष पूर्व आज से 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई है बच्चों, कोई बता पाएगा? कौन बताएगा? 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो है, क्या हुआ था? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और ये उससे कितने हैं, लगभग कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है? 10 अरब प्लस, 10 अरब वर्ष प्लस पहले की बात कर रहा है, जो पृथ्वी की, जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 4.6 अरब वर्ष पहले। ठीक है, और उसके पहले जो है लगभग करीब में 15 अरब वर्ष पहले ये जो विस्फोट सिद्धांत हुआ था। ठीक है, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण केंद्रित था, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण। अच्छा, एक चीज और भी पूछे आप लोगों से, क्या कोई बता पाएगा कि पृथ्वी का जो कालक्रम है कि कौन सा काल ये चल रहा है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रोटीरोजोइक काल के बारे में सुना होगा, नियोजोइक, सेनोजोइक, मेसोजोइक, तमाम सारे काल सुने होंगे। तो कोई बता पाएगा ये 5 महाकल्प जो थे कौन कौन से थे? ये सब पढ़ के आइएगा, तब जाकर के आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी, किताबों में आपको मिल जाए। कैम्ब्रियन युग का नाम सुने हैं? प्री कैम्ब्रियन युग का नाम सुने होंगे। ये तो आप बहुत अंदर आ गए हैं कि आगे के काल में, जैसे मेसोजोइक, सेनोजोइक, जैसे प्रोटीरोजोइक है, आर्कियोजोइक का नाम सुने हैं? आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, सब जानते हैं ना? ये सब सारे तथ्य आप लोग देख लीजिए, आगे चल करके चर्चाएं होंगी तो आपको समझने में आसानी रहेगी पृथ्वी का कालक्रम। और जो भी पुरानी चीज़ें होंगी, कुछ हमारे दोस्त हैं जिनको पता होगा, बहुत सारे लोगों को, तो पुराने बच्चे कुछ हैं उनको, उनके पास इस तथ्य होंगे, उनसे आप रिक्वेस्ट करके मांग लीजिए, अच्छे संबंध रखेंगे तो वो दे देंगे आपको, तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। और कुछ और स्रोत भी हैं, जिन स्रोतों के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर देखेंगे, संक्षेप देखना है तो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद क्लासेज आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी। क्यों भाई मुस्कुराहट क्यों आ रही है? प्रोजेक्ट करके आए हैं क्या? लाल रंग मंजन करिए, चाहे कोई भी मंजन, मुस्कुराना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरी क्लास में नहीं और किसी क्लास में, ठीक है? मैं इंडिविजुअल किसी टारगेट नहीं बनाता, और टारगेट मत नहीं कोई इंडिविजुअल। एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए हमको, एक्स्ट्रा केवल पढ़ाई चाहिए। हमारे से एक्स्ट्रा लीजिए और आप अपना एक्स्ट्रा दीजिए, ठीक है? उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? एक्स्ट्रा ऐसी अतिशोक्ति ना करिए कि जो भी चुभे, ठीक है? तो ये जो आप मैंने पृथ्वी के बारे में बताया है कि लगभग कितना है, 5 अरब वर्ष पहले, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। और इंसानों के बारे में दोस्तों जब बात करेंगे ना, इंसान इसके अंतिम काल में हुआ है। इसके अंतिम काल, मतलब इंसानों की जो पूरी उत्पत्ति वर्णित हुई है ना, बहुत बहुत, मतलब लगभग 1 अरब भी नहीं वर्ष हुए होंगे इंसानों को आए हुए इस धरती पर। बस मेरे इसके बहुत छोटे हिस्से में हुआ है। और 2.5 अरब तो पृथ्वी, 2.5 अरब वर्ष तक पृथ्वी तो एकदम बिल्कुल जीवहीन थी, किसी तरह के कोई जीव नहीं थे। गर्म पहली अवस्था में थी, फिर गर्म होने के बाद ठंडी हुई, तो जीव ही जो उत्पन्न हुए वो लगभग करीब में 2.5 करोड़ वर्ष पहले, 2 करोड़ वर्ष पहले जीव की उत्पत्ति हुई।
एक मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो है उसकी उत्पत्ति हुई, और फिर बैक्टीरिया का जब धीरे धीरे होता है, फिर समुद्र में पहले सबसे पहले जीवों का विकास हुआ, तैरने वाले जीवों का, फिर उसके बाद में कार्डेटा समूह वगैरह के जीवों का विकास हुआ। ये सब बताएंगे, लेकिन आप जब क्लास की रोचकता और इंटरेस्ट बनाए रखेंगे तो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, और एकदम सिस्टमेटिक वे से मज़ा भी आपको आएगा कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। क्लास में ही रहेंगे, थोड़ा पढ़ के आएंगे तो 20% 25% अपने पास रखेंगे तो 75% आप कवर करने की स्थिति में रहें, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें देखेंगे, कब किस जीव का विकास हुआ, सबसे पहले इस पृथ्वी पर क्या उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद के क्रम में आज की व्यवस्थाएं क्या चल रही हैं, फिर धीरे धीरे प्रकृति बदलेगी। इंसान का स्वरूप आज ऐसा है, पहले आप देखते थे, अगर आप देखेंगे तो आजकल के जो नए बच्चे लगभग करीब 20 सालों से जो लोग बर्न हो रहे हैं, अगर उनको जेनेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके पेरेंट्स में, तो हर बच्चा लगभग 6 फीट के नियर अबाउट हो रहा है। आप लोग उसके पहले के देखेंगे लगभग 5 फीट के आसपास के लोग होते थे। क्या आपने कभी महसूस किया है? नए बच्चे जो देखेंगे जिनकी 20-22 साल की एज है, ऑलमोस्ट बच्चों की हाइट लगभग नियर अबाउट 6 फीट के आसपास हो रही है। अगर उनके पेरेंट्स में कोई इस तरह का वो नहीं है कि बच्चे छोटे हैं, गेट बंद कर दो बेटा, बंद कर दो, गेट बंद कर दो, ठीक है। तो अगर वो छोटे नहीं हैं तो फिर हर बच्चे का हो रहा है, लेकिन इसके पहले के समय में देखेंगे तो 5 फीट के आसपास लोगों का था। तो धीरे धीरे हर चीज़ का एक परिवर्तन आपको एक जनरली मैंने आसपास के करीब में आपको समय बताया। ऐसे आप देखेंगे तो समय के साथ पहले आप देखते थे आदिमानव वगैरह होते थे, उनकी हाइट बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी। कुछ ऐसे आप लोगों ने होगा कि हिम युग में अगर देखेंगे फिर धरातल पर भी कई तरह के युग चलते रहते हैं। एक दौर ये चल रहा है नॉर्मल युग है, फिर हिम युग आएगा, फिर और दौर आएगा, ऐसे बदलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती रहती है। ये तो केवल पृथ्वी के बारे में आप देखेंगे कितनी प्राचीन है, तो फिर तो यूनिवर्स के बारे में जाएंगे तो बहुत डीप है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, या बिग बैंग की उपमा प्रदान की गई है। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की, इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की, ओके, 5 अरब वर्ष 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रक के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे ब्रह्मांड विस्फोट या बिग बैंग की उपमा प्रदान की गई। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की, समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई। समय, स्थान एवं वस्तु की व्युत्पत्ति हुई। ये जो टाइम चल रहा है ना दोस्तों, और जो प्लेस के बारे में देख रहे हैं, ये महाविस्फोट इस सिद्धांत से ही स्पष्ट हो पाया। जैसे आज हमारे पास ये देख रहे हैं कि सौरमंडल में सूरज इतने किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से है, और टाइम के जो बारे में बात करते हैं, बिग बैंग थ्योरी के बाद, यानी कि समय और प्लेस की जो अवधारणा डेवलप हुई, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद ही हुई, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करिए, इंसान तो बहुत बाद में आया, अभी हमने बात की, तो ये तो एक कल्पना ही है ना। 15 अरब वर्ष पहले, 1 अरब तो इंसान की पूरी लाइफ नहीं हुई, इंसान को धरती पे आए हुए, और वो बात कर रहा है 15 अरब वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब आप सोचिए कितने लंबे समय की बात कर रहा है। यहाँ तो एक इंसान की जो अभी मैक्सिमम लाइफ है वो 100 ईयर के नियर अबाउट मैक्सिमम अगर हम ऐड करते हैं तो इस नाते ये इमेज, यानी कि सौरमंडल की उत्पत्ति, जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, यूनिवर्स की उत्पत्ति है, एक कोरी कल्पना मात्र, ये इमेजिनेशन पे बेस्ड है, यथार्थ से इसका कोई मेलजोल नहीं है, ठीक है। समय के साथ हो सकता है कोई और परिवर्तन हो, यूनिवर्स बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब रेड शिफ्ट की घटना वगैरह हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जटिलता, जो अभी जटिलता दिख रही है, ये धीरे धीरे सहज होता चला जाएगा जब आप आगे क्रम में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। उपमा प्रदान की गई। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की व्युत्पत्ति हुई। विस्फोट के अत्यल्प समय में यानी 1.43 सेकंड में बिंदु विस्तृत होकर
बिंदु विस्तृत होकर वॉलीबॉल के आकार का हो गया, यानी बड़ा हो गया। वॉलीबॉल के आकार, छोटा सा था बड़ा हो गया, वॉलीबॉल के आकार का हो गया। जो बाद में एक आग के गोले, जो बाद में एक आग के गोले के सदृश हो गया, जिसका अर्धव्यास लगभग 10 अरब मील था, 10 अरब मील था, जिसका अर्धव्यास लगभग 10 अरब मील था। ये सोच लीजिए, जब विदिन फ्यू सेकंड यानी कि लगभग 2 सेकंड से भी कम में ये जब ब्लास्ट हुआ तो एकाएक क्या छोटा सा बिंदु एक वॉलीबॉल की तरह, जैसे बिंदु की और वॉलीबॉल बड़ी संरचना वॉलीबॉल के बिंदु के परिप्रेक्ष्य में तो उतने बड़ा हुआ, और इसका अर्धव्यास यानी कि जो ब्रह्मांड बना उस समय एट दैट टाइम, उसका दूसरे से मतलब 2 सेकंड के बाद का जो ब्रह्मांड बना वो कितना लंबा बना, 10 अरब मील जो है, और एक मील में जानते हैं 1.6 किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसका 1600 कर लेंगे आप इसमें, है ना, तो 16 कर लेंगे इसका। जैसे इसमें आपको बता रहा है कितना 10 अरब मील, तो इसमें मील की बात कर रहा है तो 16 अरब किलोमीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं आपको, ये चीजें उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। मील था यानी बहुत बड़ा हो गया ये। अग्निवाल की अवस्था के पश्चात, अग्निवाल की अवस्था के पश्चात जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड की हुई, जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड की हुई और उसका ताप 1 सेकंड की हुई और उसका ताप कुछ कम हुआ, 1 सेकंड में कितना ताप कम हुआ होगा इमेजिन करिए आप, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। उसका ताप कुछ कम हुआ तो मूल कणों तथा प्रतिकणों, मूल कण जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम सुने हैं ना। पहले माना जाता था यही मूल कण थे, लेकिन बाद में जब ढूंढा गया, खोज हुई तो लगभग 30 मूल कण हैं। ठीक है, लगभग 30 मूल कण हैं। और मूल कण क्या होते हैं ये सब अभी आगे बात करते हैं हम उससे, पहले इस तक को कंप्लीट कर लें। कुछ कम हुआ तो मूल कणों तथा प्रतिकणों की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर परमाणु का निर्माण किए, एटम का निर्माण हुआ, परमाणु का निर्माण किए। विस्फोट के 1 मिनट बाद ब्रह्मांड और भी विस्तृत हो गया। अभी सेकंड की बात थी, मिनट की बात हो रही है। 1 मिनट बाद और विस्तृत हो गया, और विस्तृत होकर, ऐसे करिए, और विस्तृत होकर एक बड़ा तापनाभिकीय रिएक्टर हो गया। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन नाभिक से इस अवस्था में हीलियम परमाणु के नाभिक बने। कुछ 100,000 वर्ष के पश्चात पदार्थों तथा विकिरण का, कुछ 100,000 वर्षों के पश्चात पदार्थों तथा विकिरण का चमकीला सम्मिश्रण होकर फैल गया।
तथा कुछ अरब वर्ष पश्चात, देखिए यहाँ पर सेकंड से मिनट, मिनट से आपका क्या हो रहा है, 1000 वर्ष आ रहा है। अब कहाँ चला गया, अरब वर्ष चल रहा है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद की बात हो रही है, ठीक है। कुछ अरब वर्ष पश्चात हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल, हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर, हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर आकाश गंगाओं एवं तारों का निर्माण करने लगे। आकाश गंगाओं एवं तारों का निर्माण करने लगे। सूर्य तथा अन्य तारों के संगठन का लगभग, सूर्य तथा अन्य तारों के संगठन का लगभग 98% भाग, सूर्य तथा अन्य तारों के संगठन का लगभग 98% भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना हुआ है। 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना हुआ है। देखिए ये हाइड्रोजन और हीलियम ना दोस्तों, जब हमारे यूनिवर्स में एक जगह कहीं संग्रहित होते हैं ना, तो इनके मिलने से ही आकाश गंगा का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को ध्यान में रखिएगा कि जब इनका यूनिवर्स में किसी जगह पर संकेंद्रण हो जाएगा तो उसी से आकाश गंगाओं का निर्माण होगा, और उन्हीं आकाश गंगाओं का, चूंकि हाइड्रोजन और हीलियम के सम्मिश्रण से आकाश गंगा बनती है, तो उसी से ही फिर तारों का निर्माण होगा। जैसे सूरज है तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का ही तो सम्मिश्रण है। यही हाइड्रोजन और हीलियम से अब जब किसी गैस मतलब जो है तारे में जब हीलियम समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद उसका स्वरूप कुछ और हो जाएगा, यानी कलर हो और भी कुछ परिवर्तित हो जाएगा। फिर इसके बाद में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का भी प्रयोग करेगा तो अब उसका कलर कुछ और हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों समाप्त हो जाएंगे तब वो लाल दानों की स्थिति बनेगा, और फिर उसका संकेंद्रण होता चला जाएगा चंद्रशेखर सीमा से और भी मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो वह एक ब्लैक होल के रूप में निर्माण हो सकता है, या ब्लास्ट के बाद एक पल्सर तारा बन सकता है। ये तमाम सारी चीज़ें आज के ही बिंदु पर आगे रिलेटेड रहेंगी। तो जब दिमाग में कुछ चीज़ें हो सकता है आज थोड़ा सा आपको कम समझ में आया हो, लेकिन इसकी जो स्टोरी और जो कहानी है ये आपको आगे काम आने वाली है। यानी एक तारा भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम के बारे में पढ़ेंगे, सौरमंडल भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के संकेंद्रण से क्या आकाश गंगा का निर्माण हो रहा है। और हाइड्रोजन हीलियम ही एक तत्व ऐसा है जो तारों का भी निर्माण करेगा, ठीक है। तो पूछ सकता है ऐसे साधारण तौर पे कि आकाश गंगा के निर्माण में किन गैसों का सबसे बड़ा योगदान होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम का है। किसी तारे के निर्माण में कौन है, हाइड्रोजन हीलियम आप जानते ही हैं, सूरज का निर्माण उसी से हुआ है। क्लियर है, तो कुछ समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ना आप लोगों को, ठीक है। आइए आगे, तारों का केंद्रीय भाग पदार्थ के, तारों का केंद्रीय भाग पदार्थ के संलयन के कारण अधिक गर्म हो गया, तारों से चमक निकलने लगी, तारों से चमक निकलने लगी तथा तारों के केंद्र में भारी पदार्थों का गठन होने लगा, भारी पदार्थों का गठन होने लगा। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। बिग बैंग के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, अर्थात आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ।
जिसमें ग्रह तथा उपग्रह आदि का निर्माण हुआ। ग्रह तथा उपग्रह आदि का निर्माण हुआ। आज या वर्तमान में आकाशगंगाएं सुपर क्लस्टर के रूप में पंजीभूत हैं। सुपर क्लस्टर के रूप में पंजीभूत हैं। ये पंजीभूत आकाशगंगाएं एक दूसरे पुंजों से 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हैं। 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हैं। इनके मध्य का स्थान काला है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा है। एक तथ्य यहाँ से इंपॉर्टेंट है सब। इसके मध्य का स्थान काला है। अपने निर्माण काल के समय से प्राप्त आवेग के कारण इनके मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है। अपने निर्माण काल के समय से प्राप्त आवेग के कारण, यानी कि जो वेग मिल गया था उनको, आवेग उसके कारण से आज तक ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास, इसे इंग्लिश में कहेंगे समय का संक्षिप्त इतिहास, इंग्लिश में ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये भी एग्जाम में पूछा है। स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक कौन सी है? तो समय का संक्षिप्त इतिहास या ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की पुस्तक है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है वो बात बताई जा रही है। ठीक है, में लिखा है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, अब इसी में आधुनिक खोजों के आधार पर 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये चीजें हैं। तो चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, वर्तमान जो आधुनिक खोज है उसके आधार पर 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व एक मटर के दाने के रूप में था। इसके पश्चात बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करते हुए वे लिखते हैं कि महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का स्वरूप विस्तृत हुआ। आज वही मटर के दाने के आकार का ब्रह्मांड असीम और अनंत है।
असीम और अनंत है, यानी उन्होंने भी समर्थन किया है। और उनका जो मानना है, उन्होंने बताया कि एक सामान्य सी बात है, ये सौरमंडल जो बन रहा है, मतलब ये जो ब्रह्मांड बना है ना, इसमें ये ऐसी संकुचित होता रहता है, फूटता रहता है, होता रहता है, फूटता रहता है, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति बहुत प्राचीन की बात है। ये जो सौरमंडल बना है वो इसी कारण से, ब्लास्ट से बना है, ये तो सत्य घटना है। लेकिन ये यूनिवर्स में अरबों अरबों जगहों पर ऐसे समय समय के साथ ये होती रहती है, ये इनका मानना है। अब अमेरिकी जो वैज्ञानिक हब्बल महोदय हैं, जिनका हब्बल दूरबीन का नाम सुने होंगे, उनका क्या मत है वो भी लिख लीजिए। देखिए, अमेरिकी खगोलविद एडविन हब्बल, अमेरिकी खगोलविद एडविन हब्बल ने बताया कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। एडविन हब्बल ने बताया कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। जैसे जैसे आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके दूर जाने की गति तेज होती जा रही है। जैसे जैसे आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके दूर जाने की गति तेज होती जा रही है। इनकी तुलना हम, या इसकी तुलना हम एक फूलते गुब्बारे से कर सकते हैं। इसकी तुलना हम एक फूलते गुब्बारे से कर सकते हैं। अगर हम इस गुब्बारे पर कुछ छोटे छोटे बिंदु बना दें, इस गुब्बारे पर छोटे छोटे बिंदु बना दें, तो जैसे जैसे गुब्बारा फूलता जाएगा, जैसे जैसे गुब्बारा फूलता जाएगा, वैसे वैसे ये बिंदु भी एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता जाएगा, ये बिंदु भी एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। क्या समझ रहे हैं? उन्होंने बताया कि मान लो कोई वैल्यू ने थोड़ा सा फुला दो और उस पर बेटा बिंदु बिंदु बना दो, और वो वैल्यू थोड़ा बड़ा हो, जैसे बर्थडे वाला बड़ा वाला होता है ना, आपको वो छोटा सा फुला दो, उस पर बिंदु बना दो और उसको फूलते जाओ, एक दूसरे के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी ना। वही बात इन्होंने कही है, बल्कि बात एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। अब अगर इन बिंदुओं को आकाशगंगा मान ले तो, अब इन बिंदुओं को अगर आकाशगंगा मान ले तो गुब्बारे यानी ब्रह्मांड के साथ, ब्रह्मांड के प्रसरण के साथ साथ आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। इसे डॉपलर प्रभाव द्वारा भी समझा जा सकता है। अब प्रकाश का डॉपलर प्रभाव एक है, कर लो। ठीक है, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, कल डॉपलर प्रभाव आज इतना है।